की जमानत याचिका पर सुनवाई। आज झारखंड हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। चारा घोटाले के 4 मामलों में काट रहे हैं सजा। बिहार और झारखंड में आज बरस सकते हैं मेघा। बिहार के 14 जिलों में 12 अप्रैल से हीट वेव के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मधुबनी में अनशन पर स्वराज इंडिया के कार्यकर्ता 17 सूत्री मांगों को लेकर अनशन न मानने पर आंदोलन की चेतावनी। टोपोलैंड धारियों से मिले निर्माण विभाग के प्रधान सचिव। आश्वासन के बाद जागी उम्मीद। पिछले 5 महीने से मुआवजे की कर रहे हैं मांग। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने एक बार फिर से झारखंड हाई कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई है। आज उच्च न्यायालय में इस अहम फैसले की सुनवाई होनी है। चारा घोटाला के 4 मामलों में जेल की सजा काट रहे लालू यादव ने बीते दिन हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सजा की आधी अवधि पूरी करने के दम पर नए सिरे से जमानत की गुहार लगाई है। लालू की ओर से उनके अधिवक्ता देवर्षि मंडल द्वारा जमानत की याचिका दाखिल की गई है। लालू यादव की जमानत याचिका में दलील दी गई है कि दुमका कोषागार मामले में अदालत ने उन्हें जितनी सजा मिली उसकी आधी उन्होंने पूरी कर ली है। सजा की आधी अवधि पूरी करने की बिना पर उन्हें जमानत दी जाए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, जिस तरीके से आज 9 अप्रैल 2021 को यानी कि आज ही के दिन लालू यादव की जो सजा है उसकी आधी अवधि पूरी हो रही है, तो क्या लगता है कि आज के दिन लालू यादव को जमानत मिल पाएगी या फिर से सीबीआई अपनी टांग अड़ा सकती है? देखिए नियाज, बिल्कुल जिस तरीका से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पे चारा घोटाले में 4 मामले थे, जिसमें से दुमका कोषागार सबसे महत्वपूर्ण मामला था और कई बार इसकी सुनवाई टली है। और जिस तरीका से आपको ताजा जानकारी दे दूं, 19 फरवरी को एक कहा दिया गया था साफ तौर पे कि सीबीआई के द्वारा कि लालू प्रसाद यादव ने सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है। उसके बाद कह सकते हैं जमानत याचिका खारिज हो गई थी 19 फरवरी 2021 को। लेकिन आज एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता के द्वारा कहा गया है कि उनकी सजा की अवधि आज पूरी हो गई है। 9 अप्रैल का दिन मुकर्रर किया गया है और अब यह देखना होगा क्या इस बार भी सुनवाई की तारीख टल जाएगी या फिर आज लालू प्रसाद यादव अपने समर्थकों के बीच होंगे। फिलहाल लालू प्रसाद यादव इस वक्त दिल्ली के एम्स अस्पताल में है और अपना इलाज करवा रहे हैं और उनकी स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं चल रही है। लेकिन देखना इस बात को है कि जिस तरीका से जब भी तारीख निर्धारित होती है लालू प्रसाद यादव की सुनवाई की, तो तमाम समर्थकों में और कह सकते हैं राजद के तमाम चहितों में एक खुशी का माहौल जरूर रहता है। लेकिन जब तारीख फिर से एक बार टाल दी जाती है तो निराशा जरूर हाथ लगती है। तो बहरहाल अब यह देखना होगा नियाज कि इस बार भी क्या लालू प्रसाद यादव को कोर्ट की झटके महसूस हो सकते हैं, क्या इस बार न्यायालय उनके लिए राहत पेश कर सकती है। तमाम सवाल है और इस सवाल का जवाब बस न्यायालय की ओर से कुछ ही देर में आने वाला है। 10:30 बजे से सुनवाई होगी। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से पिछले सुनवाई में भी कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि लालू यादव की सजा की अवधि अभी आधी पूरी नहीं हुई है, वहीं सीबीआई लगातार ये दलील देती रही है कि अभी तक लालू यादव अपनी सजा की आधी अवधि तक पूरी नहीं कर पाए हैं। वहीं लालू यादव ये लगातार कहते रहे हैं कि उनकी आधी अवधि जो है वो पूरी हो गई है। तो ये कहाँ कानूनी रुकावट जो है वो कहाँ पर आ रही है? देखिए नियाज, अगर बात करें साजा की आधी अवधि की, तो जब से लालू प्रसाद यादव की दुमका कोषागार मामले में जब सुनवाई हुई है तो लालू प्रसाद यादव ने तमाम बार कहा है और उनके अधिवक्ताओं ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी सजा की आधी अवधि काट ली है। लेकिन तमाम बार सीबीआई के द्वारा कह सकते हैं अटकलें लगाए जा रहे थे और कह सकते हैं बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की जा रही थी और तमाम हर एक पहलू पर सीबीआई एक पैनी नजर बनाए हुए है और जिसका खामियाजा है कि लालू प्रसाद यादव को अभी तक जमानत नहीं मिल पाई और बार बार लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका है जो हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दी जाती है। अब देखना यह होगा कि आज जो कि दावे किए जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने 9 अप्रैल तक
आज अपनी सजा की आधी अवधि को पूरा कर लिया है। आज उन्हें जमानत मिलने के अधिकांश चांसेस हैं, लेकिन अब यह देखना होगा कि सीबीआई इस बार क्या दलीलें पेश करती है, सीबीआई का अब क्या कहना है। ये तो न्यायालय का मामला है नियाज, अब न्यायालय इस पर क्या मुहर लगाती है, क्या सुनवाई करती है, क्या ये सुनवाई लालू प्रसाद यादव के पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा, देखने वाली बात है। लेकिन समर्थकों में कह सकते हैं खुशी का माहौल जरूर है और समर्थक लगातार आस लगाकर बैठे हैं कि उनके सुप्रीमो, राजद के सुप्रीमो, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एक बार फिर अपने समर्थकों के बीच होंगे। जी शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिहार के 14 जिलों में 12 अप्रैल से हीट वेव के आसार हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी मध्य और दक्षिणी पश्चिमी जिलों में पारा 41 के आसपास रह सकता है। साथ ही गर्म पछुआ हवाओं के तेज प्रवाह की वजह से लू की स्थिति रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने को कहा गया है। प्रभावित होने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल है। इन जिलों में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गर्म हवाओं की स्थिति बनी रह सकती है। मौसमविदों ने दोपहर में बेवजह घर से बाहर ना निकलने की सलाह भी दी है। वहीं झारखंड में भी आज बारिश की संभावना जताई जा रही है। आज सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। बिहार और झारखंड में तो आपको बता दें कि बिहार के 14 जिलों में 12 अप्रैल से हीट वेव के आसार हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी मध्य और दक्षिणी पश्चिमी जिलों में पारा 41 के आसपास रह सकता है और साथ ही गर्म पछुआ हवाओं के तेज प्रवाह की वजह से लू की स्थिति रहेगी। तो बिहार और झारखंड में बरस सकते हैं मेघा। 14 जिलों में 12 अप्रैल से हीट वेव के आसार मौसम विज्ञान द्वारा बताए गए हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। पछुआ हवाओं के चलते लू की स्थिति भी बन सकती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। गौतम, जिस तरीके से 14 जिलों में 12 अप्रैल से हीट वेव के आसार बताए जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसमें हीट वेव की पूरी संभावना है और मौसम विभाग ने यह भी कहा था कि आज और कल 2 दिन तक बादल भी छाए रहेंगे, यानी कि 2 दिन के बादल के बाद कहीं ना कहीं मौसम बेरुखा होगा। और मौसम वैज्ञानिक ने साफ कर दिया है कि कुछ दिनों तक लगातार तापमान बढ़ेगा, लू चलने की पूरी संभावना है और ऐसे में एहतियातन लोग घरों में रहें। यानी कि अभी का आज और कल यानी 2 दिन का जो मौसम होगा उस मौसम में थोड़ी नमी रहेगी, लेकिन उसके बाद 11 तारीख से जिस तरह से हीट वेव की जो पूरी संभावना है उसमें लू के थपेड़े चलेंगे और तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहेगा। बिहार के जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे गया, भागलपुर और राजधानी पटना समेत कई ऐसे इलाके हैं, खास करके नालंदा, इन तमाम इलाकों में जो है सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहेंगे। और बिहार का सबसे गर्म प्रदेश, गर्म जिला माना जाता है गया, वहां भी खास तौर पे एहतियातन लोगों से कहा गया है कि वो दोपहर के वक्त खास तौर पे न निकले, खाली पेट न रहे। तो ये ऐसी जो चीजें हैं वो इस वक्त अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगी। इसकी संभावना बहुत कम थी, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। आप देखिए कि मार्च और अप्रैल के महीने में जिस तरह से मौसम गर्म रहा है, तो ये अपने आप में जलवायु परिवर्तन का एक नतीजा है। और कह सकते हैं कि आने वाले अप्रैल के बाद जो मई जून का महीना, यानी जो तपती धूप जिसको बोलते हैं कि मई और जून की जो गर्मी, वो अभी बाकी है। लेकिन उससे ठीक पहले अप्रैल का महीना भी मौसम के लिहाज से बहुत खतरनाक साबित होने वाला है और इससे बचने की जरूरत है। लोगों को आमतौर पे कह सकते हैं कि मुस्तैद होकर चलना होगा, क्योंकि जो लू के थपेड़े हैं वो बहुत परेशान करने वाले हैं। जनजीवन पूरी तरीके से गर्म रहेगा, तापमान, और न सिर्फ दिन का, सबसे बड़ी बात यह है कि जो रात का भी जो तापमान होगा उसमें भी कमी या गिरावट जो है बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने बिहार के खास करके जो पहाड़ी क्षेत्र हैं
वहां पर तापमान के ज्यादा रहने की संभावना है। जी जी गौतम, बिल्कुल। इसी बीच रांची से हमारे साथ कुमार कामेश मौसम पे जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। कामेश, किस तरीके से मौसम हो रहा है वहां पे? ऐसा जताया जा रहा है कि बारिश हो सकती है। क्या आपको आवाज आ रही है कामेश? लगता है संपर्क टूट गया है। तो गौतम, वहां पे सावधानी ये कहा गया है कि घर में रहने के अलावा और कौन कौन सी सावधानियां बरतने को मौसम विभाग द्वारा कहा गया है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो 2 दिन का समय है, आज और कल, वो लोगों को बहुत राहत महसूस करेगा। 2 दिन का जो समय है, आज भी देखिए राजधानी पटना समेत आसपास के जो इलाके हैं वहां पर बादल छाए हुए हैं, यानी कि अभी बारिश नहीं हुई है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि आज संभवतः बूंदाबांदी हो सकती है। तो आज और कल लोगों को गर्मी से निजात भले ही मिल जाए, लेकिन 11 तारीख से परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं होगी। 11 तारीख से जो मौसम विभाग है वो सख्त चेतावनी दे रहा है कि हीट वेव चलेंगे। और ऐसे भी आप देखें कि बारिश के ठीक बाद की जो गर्मी होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। लिहाजा अभी जो पछुआ हवा है उससे लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन जैसे ही ये हवा तेज होगी, गर्म हवाओं से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होगा। और सुबह 7 बजे से ही सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह के वक्त से ही तापमान इतना बढ़ेगा, शायद इसका अनुमान नहीं लगा था कि मार्च अप्रैल के महीने में जो अमूमन लोग चादर जरूर ओढ़ते थे, कम से कम रात के वक्त चादर जरूर ओढ़ते थे, लेकिन रात में भी गर्मी ये बता रही है कि जिस तरह से पिछले साल कोरोना का जो समय था उसमें गाड़ियां कम चलती थी, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन जो है देखने को मिला। नदी से लेकर के तमाम जो जलवायु इन्वायरमेंट है उससे प्रदूषण का जो स्तर था वो कम था। लेकिन जैसे जैसे कोरोना का संकट बीतता गया, लोग घरों से बाहर निकले, गाड़ियां चलने लगी, तो फिर पहले जैसी स्थिति है, मतलब पहले जिस तरह से प्रदूषण का लेवल था वो उस तरीके की स्थिति है। और ऐसे में जो मौसम है वो भी जो है इतनी तेजी से बदलाव करेगा। जी गौतम, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे साथ कुमार कामेश फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। कामेश, रांची में मौसम का क्या हाल है? बारिश की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल यहाँ जिस तरह से देखा जाए तो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, जो सूचना जारी की है, उसके अनुसार झारखंड में जो मौसम ने अचानक से करवट लेना शुरू कर दिया। और इस मौसम विभाग की सूचना के अनुसार अगर बात की जाए, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया, अगर उसकी बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ है उसके कारण जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर झारखंड की बात की जाए, खासकर रांची की बात की जाए, तो रांची में जहां मैक्सिमम जो अधिकतम तापमान है वो 39 डिग्री के आसपास है, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री के आसपास है। लेकिन जो मौसम में बदलाव की बात की जा रही है तो अगले 24 घंटों के लिए जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसमें जहां झारखंड के जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है वहां गर्म हवाएं चलने की संभावना है। लेकिन उत्तरी पूर्व की अगर बात की जाए तो उत्तर पूर्व के जो क्षेत्र है वहां पे जो है तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी और वज्रपात की संभावना जताई गई है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने जो येलो अलर्ट जारी किया है उसका कहीं ना कहीं जो है असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। और मौसम में करवट आप साफ देख सकते हैं कि झारखंड में मौसम में करवट बदलना से क्या बादल हल्के, अगर रांची की बात की जाए तो रांची में जो मौसम है तो मौसम में अगर बात की जाए तो बादल हल्के हल्के छाए हुए हैं और तेज हवाओं की चलने की संभावना जो मौसम विभाग ने जारी की है उसकी सुगबुगाहट थोड़ी बहुत देखने को मिली है। हालांकि कल शाम को ही मौसम ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया था और मौसम ने जिस तरह से करवट बदल ली है तो ऐसे लग रहा है कि 24 घंटों के आसपास जो है आने वाला जो 24 घंटा है वो अहम होगा झारखंड के पूर्वी क्षेत्रों के लिए, जहां पे बारिश की संभावना जो है मौसम विभाग ने जारी की है। जी नियाज। जी कामेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वही खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। कोरोना के चलते बिहार में अब तक पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। इस पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में निर्वाचन आयोग को तय करना है कि चुनाव कब करवाने हैं। में 1 घंटा भी विलंब नहीं करना चाहिए।
जिस तरह लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव होता है, उसी तरह पंचायतों का भी चुनाव होना चाहिए। हम तो तैयार हैं, हम सारी व्यवस्था देते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग इसको देखता है, क्योंकि ईवीएम से इस बार बिहार में चुनाव होने हैं। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उन दोनों की वार्ता चल रही है। जैसे क्लियरेंस होगी, हम पूरी तरह तैयार हैं, पूरी तरह। देखिए, प्रशासनिक तौर पर हम लोग पिछले 6 महीने से इस पर काम प्रशासन कर रहा है। सारे चीजों को ईवीएम से लेकर सारे चीजों की व्यवस्था की जा रही है। और स्वाभाविक है, जिस तरह सैनिटाइजेशन का काम करना है, जिस तरह विधानसभा के चुनाव में इन चीजों की प्रक्रिया पूरी की गई है, हम उसी मानक पर सारे चीजों को पंचायत के। वहीं झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बजट सत्र के बाद पहली बार अपने विभाग की समीक्षा बैठक की और साथ ही कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में लाए जा रहे नई योजनाओं पर मंथन के बाद पत्रकारों से बातचीत भी की। इस दौरान कृषि मंत्री ने बताया कि पीएल बैलेंस जून तक खत्म करने के साथ साथ सभी योजनाओं को मई तक निकालने का आदेश दिया गया है। इन डायरेक्टरेट्स के कंसर्न को मई एंड तक, अप्रैल एंड तक 20%, मई में 40%, जून में 40% करके सारे बैलेंस को जीरो करने का निर्देश इस मीटिंग में लिया गया और सचिव महोदय के द्वारा सभी डायरेक्टर्स को दिया गया। जो चुनौतियां हैं, जो भी दिक्कतें आएंगी, उसको बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट प्लानिंग है वो इस बात का है। वहीं मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल परिसर में बीते 5 दिनों से 17 सूत्री मांगों को लेकर स्वराज इंडिया के कार्यकर्ता अर्जुन मंडल अनशन पर बैठे हुए हैं। इसी कड़ी में आज आरजेडी के जिला अध्यक्ष सह लोकहा विधानसभा के विधायक भरत मंडल अनशन स्थल पर पहुंचकर एकजुटता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और एसडीएम आकर वार्ता करें और सरकार इनके जायज मांगों को माने, और ऐसा नहीं करने पर आने वाले इस आंदोलन के समर्थन खुद अनशन पर बैठने का ऐलान किया है। कि ये जो जिन सवालों को लेकर के आमरण अनशन कर रहे हैं, हम जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं कि उनसे आकर के जिला प्रशासन, कलेक्टर, एसडीओ वार्ता करे और उनका अनशन तुड़वावे और सरकार तुरंत उनकी मांगों को मांगे। नहीं तो हम लोग आने वाले दिनों में अर्जुन मंडल के समर्थन में हम भी बैठेंगे यहाँ धरना। वहीं मुंगेर टोपोलैंड धारियों के समस्याओं का समाधान के लिए पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीना पहुंचे। मुंगेर टोपोलैंड धारियों से मुलाकात की। टोपोलैंड धारी उचित मुआवजे की मांग को लेकर विगत 5 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, पर अब पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीना के आश्वासन के बाद टोपोलैंड धारियों ने उम्मीद जगी है। दरअसल मुंगेर में गंगा पुल अप्रोच पथ निर्माण कार्य प्रशासनिक दांवपेच में उलझकर रह गया है। जहां एक और किसान अपनी जमीन का उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं जिला प्रशासन उन्हें वासगत जमीन का कृषि भूमि के मूल्य का मुआवजा देने के लिए लोगों पर दबाव डाल रहे हैं। स्थिति से भौतिक स्थल का निरीक्षण कर वो वास्तविकता से अवगत हुए और उनको यहाँ की समस्या मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया गया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस समस्या का समाधान यथाशीघ्र किया जाएगा और रैयतीकरण से भी संबंधित जो बातें होंगी उस पर विचार किया जाएगा। अग्रतर जो है सो किसानों के समस्या का निदान यथाशीघ्र निकाला जाएगा। काम करने दीजिएगा कि अभी नहीं? जब मूल्यांकन, हम लोगों का मूल्यांकन यह पूरा हो जाएगा कि हाँ इसका वाजिब मूल्यांकन हो गया है, तो फिर हम लोग काम पर विचार करेंगे। उस समय इसका पहुंच पथ का निर्माण कार्य भी प्रारंभ नहीं हुआ था। आज ये 700 मीटर के अलावा 550 मीटर यहाँ और 100 मीटर पीछे के अलावा संपूर्ण लंबाई में कार्य चल रहा है, जो पूर्णता की ओर है। उस समय बेगूसराय एंड पर भी कोई कार्य नहीं हुआ था, अब उस साइड में भी कार्य कंप्लीशन की ओर है। रही बात घोरघट की, तो घोरघट के
बीच में एजेंसी को काम से हटाया गया, दूसरी एजेंसी अभी काम कर रही है, आप जाके देख लो। दोनों पाए तेजी से काम हो रहा है, अभी भी मैं उसको देख करके आ रहा हूँ। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए धार्मिक स्थलों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। मुजफ्फरपुर में गरीब स्थान मंदिर में शिवलिंग पर भी अर्घा पर रोक लगाया गया है। वहीं बाहर बजने वाले घंटे पर कपड़ा बांध दिया गया है। प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने बताया कि भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से यह निर्णय लिया गया है। मंदिर में सैनिटाइजर मशीन भी लगाई गई है। भक्तों से अनुरोध किया जा रहा है कि बिना मास्क के प्रवेश न करें। यही है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले मास्क लगाना है, उसके बाद दूरी बना के रखना है, उसके बाद जितने भी मेहमान लोग यहाँ पे हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का, जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको किसी भी तरह का कोई परेशानी न हो। पहले तो मेरे मंदिर के जितने भी घंटे हैं उसको कपड़े से ढक दिया गया है ताकि उसको कोई स्पर्श ना कर पाए। उसके बाद अर्घा बाबा पर लगा दिया जाएगा कल से, और अभी भी अर्घा मीडियम क्लास का लगा है, कल से और भी बड़ा लगाइए। आप विग्रह को नहीं छू सकते हैं, दूर से ही पूजा करें, मन ऊपर से ही बाबा को जल और बेलपत्र फूल डालें। मास्क लगा के मंदिर में आना अनिवार्य कर दिया गया है। मंदिर में सैनिटाइज की भी व्यवस्था की गई है और 2 टाइम सैनिटाइज भी मंदिर में किया जाता है। भक्तों से ये लोग निवेदन करते हैं कि मुंडन में, पूजा में, सत्यनारायण भगवान पूजन में ज़्यादा व्यक्ति ना के 4 से 5 आदमी आवे। वहीं झारखंड सरकार ने जुलूस और भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम पर रोक लगाई है। इसके बाद भी कई आदिवासी संगठन सरहुल शोभा यात्रा निकालने की बात कह रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर राज्य सरकार ने इस बार सरहुल शोभा यात्रा पर रोक लगा दी है। इसको लेकर आदिवासी संगठन में आक्रोश है और वो सरकार से शोभा यात्रा निकालने की अनुमति की मांग कर रहे हैं। आदिवासी सामाजिक धार्मिक संगठन की माने तो सरकार ने उनकी सहमति के बगैर ही अपना फरमान जारी किया। आदिवासी संगठनों का कहना है कि कोविड गाइडलाइन के तहत शोभा यात्रा निकालने की सरकार इजाजत दे। एक तरफ जहां आदिवासी संगठन सरहुल का जुलूस निकालने को लेकर मंथन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अपना निर्णय सुना दिया है। सरकार के निर्णय के बाद प्रशासन ने भी संगठनों को सख्त संदेशा दे दिया है। शोभा यात्रा को लेकर एसएसपी ने कहा कि कोरोना काल में इस तरह का आयोजन ना हो, इसके लिए संगठनों से अपील की जाएगी। अगर संगठन के लोग इसके बाद भी नहीं माने तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के जो भी दिशा निर्देश हैं उस संदर्भ में विस्तृत विवरणी डिजिटल के माध्यम से आप लोगों को दिया गया है और जो भी दिशा निर्देश हैं इसको सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। इस संदर्भ में भी डिस्ट्रिक्ट प्रशासन और पुलिस प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों के साथ ब्रीफिंग हुआ है। इस संदर्भ में जो भी अपने हॉट स्पॉट एरिया हैं जहाँ जहाँ काफ़ी क्राउडेड है या जो इस तरह के जगह हैं वहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन से प्लान है हम लोग करेंगे। साथ ही थाने को PCR, माइक, टाइगर मोबाइल को रिजर्व किया गया है। उन लोगों को ब्रीफिंग की गई है कैसे लोगों को काउंसिल करेंगे, कैसे समझाएंगे और कैसे चाहेंगे कि अनावश्यक जमावड़ा ना हो और जो गाइडलाइंस के नॉर्म्स का वायलेशन ना हो। सरकार के निर्देश के बाद आदिवासी नेता करमाऊ राव ने बताया कि सरहुल प्रकृति से जुड़ा हुआ है और झारखंड में आदिवासी समाज इस पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया जो बिल्कुल ही गलत है। करमाऊ राव ने कहा कि राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद कोरोना महामारी के बीच वहां पूजा कर आदिवासी संस्कृति को बरकरार रखने की एक मिसाल कायम की थी, लेकिन सरकार सरहुल शोभा यात्रा को आखिर क्यों रोकना चाहती है, इससे सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं हो पा रही। नहीं हुआ है। हम लोग सभी संगठनों की बैठक हो रही है, संगठन के शीर्ष नेताओं की बैठक हो रही है। इसमें हम लोग का निर्णय यही है कि आदिवासी के संस्कृति के सामने इस तरह से एक तरफा डिसीजन लेकर के आदिवासियों को चौराहे पे खड़ा कर दिया है राज्य सरकार ने और आदिवासी को किंग कर्तव्य मूड में डाल दिया है। और आदिवासी संस्कृति को आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी वो समझते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि वो समझ के अच्छा डिसीजन लेंगे और बीच का रास्ता निकालेंगे, लेकिन अभी तक कोई संदेश उसके तरफ से नहीं आया है। मुझे ये खुशी है कि उन्होंने मुख्यमंत्री होने के बाद अपने गांव में सामूहिकता की दृष्टि से ही उसने कोरोना को नज़रअंदाज करते हुए
उन्होंने खुद पूजा की। वहीं इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का कहना है कि इस दिन का इंतजार आदिवासी समाज को साल भर से रहता है। सरहुल शोभा यात्रा टोला मोहल्ला में निकाली जाती है। इसमें बड़ी संख्या में हर्षोल्लास के साथ आदिवासी समाज के लोग शामिल होते हैं, लेकिन इस बार महामारी के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर सरकार ने किसी भी शोभा यात्रा पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। सरकार को एक बार फिर इस विषय पर बात करनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जुलूस निकालने की अनुमति दे देनी चाहिए। इससे पहले सरकार को जो संगठन इन रामनवमी और सरहुल को मनाते हैं उनसे गहन विचार विमर्श करना चाहिए था। मुझे लगता है प्रतिबंध ही सब चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। आखिर सरकार की पूरी मशीनरी किस चीज़ के लिए है? जुलूस का परमिशन देना चाहिए था, सोशल डिस्टेंसिंग कराना चाहिए था। साहब, यहाँ का आदिवासी समुदाय तो अनुशासन के मामले में देश में सबसे अग्रणी है। आप दूर दूर करके जुलूस निकलवाते, मास्क का प्रयोग करवाते और जिस तरीके से पत्ते के मास्क भी गांव में लोग लगाते हैं, तो ये एक अद्भुत दृश्य होता है। बढ़ते आधुनिकीकरण का विकल्प अभी भी आदिवासी समाज के पास है, जिसके दो बहुत सामान्य सिद्धांत हैं। पहला, ज़रूरत से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं और जो भी ज़रूरतें हैं वो आसपास से पूरी हों। ऐसे में जब सरकार ने सरहुल जुलूस निकालने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया हो तो सादगी से जीवन यापन करने वाले इन प्रकृति पूजकों के द्वारा दूसरे विकल्प की तलाश अब भी है। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि आखिर सरहुल के दिन आदिवासी समाज कौन सा विकल्प सामने लेकर आता है। वीआईपी न्यूज़ के लिए रांची से संवाददाता कुमार कामेश की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।